फायर अचीव करने के बाद ऐसा कोई रिस्क उठाया है यू विल नॉट डू अगेन? 1 लाख रुपए में घर चलाना। कितना पैसा आपके एक्सपेंसेस में जाता था? कितना पैसा आप इवेंचुअली इन्वेस्ट करते थे? आई विल गिव यू अ प्रिंसिपल व्हिच आई फिगर्ड आउट। क्या आप ये करते? बड़ा डिफिकल्ट है। पापा से पूछा, म्यूचुअल फंड ट्राई करते हैं। वुड यू गो फॉर फायर अचीव करने के बाद सबसे पहला लाइफस्टाइल अपग्रेड क्या होता है? यार मैंने तो ऐसा कोई लाइफस्टाइल अपग्रेड किया नहीं, बट हाँ कुछ एक परचेजेस किए। Which were? One is that for quite some time I was thinking of upgrading my drone, so I fly drones. Oh wow. So I upgraded my drone just Okay. before that. And second thing is that I love cycling also. Okay. So bought a nice road bike, ये नाइस रोड बाइक कितने की आती है? almost 80K. 80,000 रुपए की साइकिल। अच्छा। जो भी अच्छी साइकिल्स हैं दे आर गोइंग टू बी एक्सपेंसिव, एंड ये तो फिर भी मैं बता रहा हूँ दिस इज समथिंग विच इज स्टिल रीजनेबली प्राइस्ड, अच्छा। बिकॉज इफ यू आर रियली लुकिंग फॉर समथिंग रियली फैंसी इट कैन गो अप टू 4-5 lakhs इजीली। 4-5 लाख रुपए। हाँ, फॉर अ साइकिल। जी, आई थिंक ये हजम नहीं होगा मेरे को आज की कॉन्वर्सेशन के बाद कि 4-5 लाख रुपए भी खर्चा किया जा सकता है। पीपल बाय अंत नहीं है पैसे खर्च करने का। इसी नोट पे अमित, वेलकम टू द एंजल वन पॉडकास्ट। आई थिंक आपकी जर्नी के बारे में जान के मैं काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर हो गया हूँ और आई थिंक हमारी ऑडियंस भी ये इंस्पिरेशन लेना चाहेगी। अमित, स्टार्ट करते हैं। आई थिंक आपके अर्ली डेज से आप कहाँ पले बड़े, स्कूलिंग बचपन कैसा था, एंड व्हेन डिड यू स्टार्ट अर्निंग, वेयर डिड यू स्टार्ट अर्निंग, आपका करियर कैसा रहा? आई एम tier 2, tier 3, tier 4 सिटी से आता हूँ। अच्छा। So I grew up in Rajasthan, born in Jaipur, but raised in various places in Rajasthan. Okay. बहुत सारी जगहों में रहा। 90s में मेरे 12th और इंजीनियरिंग हो रहा था। अच्छा। So I started my job in 2001 in Hyderabad. ओके। So हैदराबाद में there is a company called Integraph, अभी तो उसको Hexagon बोलते हैं, Hexagon Technologies. So वहाँ से शुरुआत हुई कमाने की। पहली सैलरी क्या थी? हाथ में मेरे ख्याल में 16-17 हज़ार आते थे। ओके। मतलब उस टाइम के लिए बहुत ज्यादा थे हाँ, एक्चुअली। हाँ। आई यूज्ड टू फील आई एम लाइक सुपर रिच। रेंट कितना था? रेंट था, हम लोग 3 बंदे साथ रहते थे, एंड आई थिंक हमारा रेंट आता था 3,500 रुपए और समथिंग। ओ गॉड, हाँ ठीक है, फिर तो काफी थी उसके हिसाब से। बहुत ज्यादा थी। बताइए कितना सेव कर पाते थे तब यार तब तो बहुत ज्यादा सेविंग का दिमाग में था नहीं। सेविंग जल्दी समझ में आती नहीं थी, बट हाँ खर्च करने में प्रॉब्लम नहीं था, बट मुझे वेस्ट करने में प्रॉब्लम था। सबसे ज़्यादा मुझे हर्ट करता था जब मैं अपनी वो सैलरी स्लिप में देखता था और मुझे वो टैक्स की लाइन दिखती थी ना तो मुझे बहुत बुरा लगता था यार कि मैं पूरे महीने मेहनत करके काम कर रहा हूँ और ये पैसा तो सीधे कट जा रहा है, इसको कहीं से तो बचाना चाहिए। एंड दैट इज़ वेयर आई थॉट कि क्या तरीके हो सकते हैं बचाने के, कि इन्वेस्ट करना चाहिए, उससे ही टैक्स बचता है। कैसे, मतलब तब डिफिकल्ट टू इमेजिन तब क्या रिसोर्सेज लेंगे होंगे, कुछ क्या कैसे फिगर आउट किया? व्हेन आई हैड दिस क्वेश्चन, सो पापा से पूछा एक पीपीएफ अकाउंट खुलवा देता हूँ। पापा वाज अ बैंकर। ओके। तो बैंकर थे, तो उन्होंने कहा कि मैं पीपीएफ अपनी बैंक में खुलवा देता हूँ तुम्हारा, उसमें पैसा डालो और उससे तुम्हारा जो है क्लेम कर सकते हो टैक्स बेनिफिट। सो वहीं से मैंने शुरुआत की। तो आपके ऑफिस में बहुत सारे वो LIC एजेंट्स और इंश्योरेंस कंपनी वाले वो लोग आते हैं, वो बहुत सिखा देते हैं आपको अच्छे और बुरे सभी रीजन से। टाइम की तरह से जितने मीन्स और मेथड्स अवेलेबल हैं वो तो नहीं थे। एंड इन्वेस्टमेंट चॉइसेस कैसे प्रोग्रेस होते गए? जैसे फॉर एग्जांपल FD से चालू, PPF से चालू, PPF से चालू किया, फिर देन व्हाट? सो PPF से चालू किया, फिर मुझे लगा यार PPF में तो बहुत कम इंटरेस्ट रेट मिलता है। फिर उसके बाद मैंने कहा कि ELSS म्यूचुअल फंड ट्राई करते हैं। टैक्स सेविंग ही आपका ट्रिगर था? एब्सोल्युटली, जितना भी मैं कम कर सकता हूँ आई विल डू एनीथिंग एवरीथिंग पॉसिबल इन द लीगल वे टू रिमूव इट। एंड देन आई बिकेम क्यूरियस। मैंने कहा यार ये ELSS फंड करते क्या है, मतलब हाउ डू दे ऑपरेट? So then I started realizing that this is what exactly is the principle of mutual fund. So उस समय तो इन लोगों की वेबसाइट से ही काफ़ी कुछ सीखता था, तो वो म्यूचुअल फंड सही है भी नहीं होता था तो कोई देयर वाज नो एजुकेशन एज सच। सो हाँ, तो वही अपने आप फिगर आउट करने की कोशिश करता था कि क्या होता है क्या नहीं होता है।
तो अगर हम एग्जाम्पल लें तब के टाइम का, आप जब 1 लाख रुपए कमा रहे थे, कितना पोर्शन या कितना पैसा आपके एक्सपेंसेस में जाता था, कितना पैसा आप सेव करते थे एंड इवेंचुअली इन्वेस्ट करते थे, और उसका इन्वेस्ट किया हुआ वैल्यू में कितना कितना कहाँ जा रहा था? 10 साल 15 साल पहले की बात, 15 साल पहले। सो मेरी सैलरी का रफली 50% कह सकते हैं, 50% एक्सपेंसेस में जाते थे, 50% सेविंग के लिए मैं धीरे धीरे मूव करना शुरू हो गया था कि हाँ सेविंग करेंगे। मे बी आई विल गिव यू अ प्रिंसिपल विच ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आई फिगर्ड आउट। ठीक है। मैंने अपनी इनकम और अपनी सेविंग बकेट को 3 पार्ट में डिवाइड करना शुरू कर दिया। 1/3 ऑफ माई इन्वेस्टमेंट कॉर्पस आई केप्ट इट ऑन SIP। मान लीजिए 1 लाख रुपए आए हैं, 50,000 चले गए हैं करेक्ट खर्चे में, 50,000 का 1/3 में 16,000 रुपए का कह सकते हैं मैंने SIP कर दिया इन म्यूचुअल फंड्स। उसको भी मैंने डिवाइड किया मिड कैप एंड स्मॉल कैप में, बिकॉज अभी नाउ आई स्टार्टेड टेकिंग अ लिटिल बिट ऑफ लार्जर रिस्क्स। जी, मैं हमेशा कभी भी मिस नहीं करता जो भी मुझे इन्वेस्टमेंट करने होते थे, बट स्टिल आई न्यू दैट कि इररेस्पेक्टिव टू एवरीथिंग मेरा डिसिप्लिन 100% फॉलो नहीं हो सकता, तो मुझे SIP तो करनी ही चाहिए, सो दैट इट विल एटलीस्ट इंश्योर कि अगर मैंने कुछ मिस भी किया तो SIP इज टेकिंग केयर ऑफ इट। उसमें से तो 1/3 इन द फॉर्म ऑफ SIP हमेशा चलता रहता था, और वो मैंने पिछले 10-15 साल में शायद कभी नहीं रोकी, एक बार भी नहीं। एंड देन वो जो बचे हुए 2/3 पार्ट थे, फिर मैं म्यूचुअल फंड के लिए रखता था बेस्ड ऑन अपॉर्चुनिटी। इसका क्या मतलब है? जैसे कि सपोजिटली मार्केट थोड़ा सा भी करेक्ट हुआ, गॉट इट। अगर मुझे दिखता है कि अभी मार्केट बिकॉज ऑफ वट एवर न्यूज़, चाहे वो इलेक्शन हो या RBI के कोई डायरेक्टिव्स हो या हमारे GDP नंबर्स हो या वट एवर इट इज कम्स आउट, मार्केट विल रिएक्ट। ओके, एंड आई अंडरस्टूड दैट कि दिस रिएक्शन इज समथिंग विच इज मोस्टली वेरी शॉर्ट लिव्ड। कुछ दिन चलता है, कई बार महीना, कई बार कुछ महीने, बट इट काइंड ऑफ फाइनली सेटल्स। So in that period, I used to use that money to invest during that dips. Got it. So मैं हमेशा micro dip ढूंढता रहा. In my entire 10-15 years of journey, I always was searching for micro dips. और trust me, in that 15 years, मुझे continuously micro dips मिले. ऐसा कभी नहीं हुआ कि मुझे बहुत लंबे टाइम तक वेट करना पड़ा और मुझे माइक्रो डिप ही नहीं मिला। एंड रेस्ट जो 1/3 वाला पार्ट था, उसको मैंने डायरेक्ट स्टॉक में करना शुरू किया। So this was kind of over the period of time, मेरा प्रिंसिपल ऐसा बन गया था। परफेक्ट। और आप ये कंसिस्टेंटली करते गए, कंसिस्टेंटली इसको और रिफाइन करता गया। शुरू में थोड़ा डिसिप्लिन मिस होता था, अपॉर्चुनिटीज मिस हो जाती थी, बट बाद में आई काइंड ऑफ मेड सिस्टम्स एंड प्रोसेसेस इन प्लेस कि वो अपॉर्चुनिटीज मिस नहीं हो। आई थिंक फायर जो टॉपिक आजकल इंटरनेट पे लोगों को 2 तरफ डिवाइड कर चुका है, एक जमी बहुत डिबेट होती है उस चीज पे। तो पहला तो सवाल ये, बिफोर वी गेट इनटू, कि आपकी अंडरस्टैंडिंग उस टॉपिक की क्या है, अभी है क्या ये फायर? आई थिंक सारी ऑडियंस जान सके। सो फॉर मी द डेफिनेशन इज फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस एंड रीइन्वेंट एक्साइटमेंट। लोगों की क्या है? हाँ, लोगों की तो रिटायर अर्ली है। मिडिल क्लास फैमिली में फायर वर्ड कभी होता नहीं है, और रिटायरमेंट तो वो 60 साल के बाद ही आता है, राइट? एक एमेच्योर यूजर के लिए जो कि ये प्रोबेबली टॉपिक समझना चाह रहा होगा, क्या पैरामीटर्स हैं? जैसे फॉर एग्जांपल आपका करंट पोर्टफोलियो का साइज है, करेक्ट, आपका डिजायर्ड पोर्टफोलियो का साइज है, एक पैरामीटर हो जाती है कि इन्फ्लेशन ही कितना है, आपको उसको अकाउंट करना है, आपको अपने एक्सपेंसेस का अकाउंट करना है, और अगर वो बढ़ भी रहे हैं उनको भी अकाउंट करना है, और आप कितना विड्रॉ कर सकते हैं ऑन अ सालाना बेसिस। तो आपके प्रोजेक्शंस में ऐसा आपको लगता है कि कहाँ पे आपने थोड़ा अपने लिए ज्यादा ट्वीक किया है कि मैं एक्सपेंसेस थोड़े ज्यादा ही मान के चलूंगा, ऐसा क्या फॉर्मूला? हाँ, आई एग्री। गवर्नमेंट का डेटा है इन्फ्लेशन पे, तो मुझे समझ में आया कि वो इन्फ्लेशन तो मैं नहीं मान सकता, मुझे अपना इन्फ्लेशन का डेफिनेशन बनाना पड़ेगा, बिकॉज मेरे इन्फ्लेशन के अंदर मेरे चाइल्ड का एजुकेशन भी आएगा, राइट, मेडिकल एक्सपेंसेस भी आएंगे, और उनका वेटेज उतना कम नहीं हो सकता जो कि हमारे CPI में है। जी, 6-7%, 6% की इनकी वेटेजेस होती हैं। हाउसिंग का मैंने देखा 7% वेटेज है। इसका मतलब 1 लाख रुपए कमाने वाला बंदा जो है 7% मतलब 7,000 रुपए में उसको घर चलाना, हाउसिंग चलानी चीज बहुत ही स्क्यूड है। मुझे अपनी डेफिनेशन बनानी पड़ेगी कि मेरे इन्फ्लेशन कहाँ होंगे। लाइक आई वांट टू ट्रैवल,
आई वांट टू स्टे एट गुड एक्सपीरियंशियल प्लेसेस, वहाँ पे मुझे रुकना है, तो उनमें क्या इन्फ्लेशन हो रहा है। तो इन सब चीज़ों के बेसिस पे मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं इन्फ्लेशन 10% से कम मानूंगा नहीं। मैं कह रहा हूँ जितने वाइल्डेस्ट गेस आप कर सकते हो कि ये भी हो सकता है, वो आप करो, और उसके लिए कुछ तो भी मनी एलोकेट करके रखो। यू से दैट कि मेरी बेटी पढ़ने जाने वाली है, उसके लिए एडिशनल क्या होगा, चलो आप 10 लाख रुपए एडिशनल एक्सपेंस होगा, बट कीप सम कैलकुलेशन फॉर दैट। मतलब डोंट इग्नोर इट कि किसी दिन मेरे पास पैसा होगा और हो जाएगा। तो मैंने एक पूरी शीट बनाई जिसमें मैंने अपने रिटायरमेंट के डे से लेकर के मेरे डेथ तक फिनेंस सेंट्रिक लाइफ इवेंट्स हैं, मैंने सबके लिए पैसा डाला। एंड अप टू दैट लेवल कि मेरा घर जो है अगले 4-5 साल में मेजर मेंटेनेंस मांगेगा, उसके लिए सर्टन पैसा। मेरी बेटी जब पहली बार 12th के बाद कहीं पढ़ने के लिए जाएगी, तो कॉलेज जाएगी, तो कॉलेज फी के अलावा भी सर्टन एक्सपेंसेस होंगे, उसके लिए पैसा। मैंने ये भी अकाउंट किया कि मेरी कार आज के टाइम में जो है वो कितने दिन तक लास्ट करेगी, और उसके बाद मुझे एक नई कार खरीदनी पड़ेगी, तो उसके लिए मुझे पैसा क्या होना चाहिए, वो मुझे रखना चाहिए, मतलब अकाउंट में रखना चाहिए। करेक्ट। तो ये सारे के सारे चीज़ों को, और अपने करंट जनरल एक्सपेंसेस जो नीड एंड वांट के एक्सपेंसेस हैं डे टू डे वाले, उनको सबको जोड़ करके डिड माई कंप्यूटेशंस। सो वो रिफाइन करने में टाइम लगा। आई थिंक एक चीज़ तो काफ़ी क्लियरली समझ आ गई है कि ये कैलकुलेशन तो बार बार करती रहनी पड़ेगी। हाँ, एक दिन से नहीं होगा, और आप ऐसे सिट बैक करके ये नहीं सोच सकते कि अब तो हो गया इंडिपेंडेंस, ऐसा कभी नहीं होता। सो मैंने अभी क्या है वो सिमुलेटेड मॉडल्स रखे हैं। नाउ एवरी ईयर आई विल कीप ऑन पुटिंग द रियल नंबर्स, एंड आई विल सी दैट कि उस सिमुलेटेड मॉडल से और रियल वर्ल्ड में कितना डिफरेंस कितना है, और उसके अकॉर्डिंगली डू आई नीड टू ट्वीक समथिंग और कैन आई जस्ट लीव इट लाइक दिस। तो हर कोई फायर वाला बीच पे पीना कोलाडा तो आराम से नहीं पी रहा है। वो मुझे लगता है गलत फहमी है। आपने कभी ऐसा कोई रिस्क उठाया है जो कि पेड ऑफ, बट प्रोबेबली यू विल नॉट डू अगेन, या आप किसी और को नहीं बोलेंगे कि यार ये करो? सो कोविड के टाइम में, मतलब वो 2 महीने के पीरियड के अंदर, मार्च और अप्रैल कोविड हिट करने के बाद, उस पीरियड के अंदर मैंने जितना इन्वेस्ट किया है, मैंने पूरी ज़िंदगी में 1 साल में भी उतना बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट नहीं किया। बट मेरे दिमाग में बहुत ही क्लैरिटी थी इस बात को लेकर के कि अगर कोविड रह ही गया तो वैसे भी पैसे का कोई मतलब बचा नहीं है, और अगर कोविड नहीं रहा तो फिर तो सब कुछ रिकवर ही होने वाला है। इसी नोट पे आई थिंक एक स्मॉल Q&A खेलेंगे कि अगर ऐसा यूज़र आपके पास आए एंड आपसे सवाल पूछे कि फायर गुरुजी हमें इस सिचुएशन में कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करना चाहिए? यस, there is this user who is 21, has just started a job, no responsibilities as such, and early career 30K a month income. Where would you recommend him or her to invest given 2 options? Okay. Large cap stocks या म्यूचुअल फंड्स? अगर इन्हीं दोनों ऑप्शंस में से एक चुनना है तो आई वुड से म्यूचुअल फंड्स। आप खुद ही करते? मैंने तो म्यूचुअल फंड से शुरू किया जी। सो मैं एग्जैक्टली इसी फंडामेंटल का फॉलोअर रहा हूँ। ठीक है। दिस यूजर इज 35, हैज अ स्कूल गोइंग किड, ओके, एंड इज अर्निंग 1 लाख रुपीज अ मंथ, ओके। गिवन 2 चॉइसेस, ऑफ कोर्स म्यूचुअल फंड्स वगैरह अगर कर ही रहे हैं, गोल्ड, फिजिकल या डिजिटल, या रियल एस्टेट? बड़ा डिफिकल्ट है। आई वुड से इफ रियल एस्टेट कैन बी कमर्शियल प्रॉपर्टीज, अच्छा, आई वुड सजेस्ट दैट। ओके, ओके। अदरवाइज गोल्ड, नॉट रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी। मुझे लगता है मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में रियल एस्टेट अभी वो ऐसा इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन नहीं बचा है जिसमें कि आप और मेरे पास प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस हैं, मतलब मैंने अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस से देखा कि रियल एस्टेट में ग्रोथ, इन्वेस्टमेंट ग्रोथ doesn't make sense after a while. आप 40 हो चुके हैं, आपको पैसिव इनकम 50,000 a month जनरेट करना है here onwards. Would you go for real estate, commercial or residential to generate this?
or look at a stock portfolio that could potentially give you a dividend first stocks जो होते हैं. करेक्ट. क्या मुझे लगता है सबसे बेस्ट अप्रोच तो शायद डिवाइड करना ही होगा 2 पीसेस के अंदर, जिससे कि आप दोनों का फ़ायदा उठा सके टू सम एक्सटेंट. बट अगर उसमें से एक ही चूज़ करना है तो मैं कहूँगा बिकॉज देयर इज़ अ वेरी फिक्स्ड नीड ऑफ पैसिव इनकम, तो मैं कहूँगा कमर्शियल प्रॉपर्टी विद रेगुलर रिटर्न एंड उसका अप्रिसिएशन भी होता रहता है साथ साथ में, तो दैट विल बी अ बेटर ऑप्शन. करेक्ट. इसी के साथ आई थिंक हम अपनी कॉन्वर्सेशन एंड करते हैं. अमित, इट वाज अ प्लेजर स्पीकिंग टू यू. आई थिंक देर आर सो मैनी टॉपिक्स जिस पे हम थोड़ा डीप डाइव डेफिनेटली करना चाहेंगे, एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू आई थिंक द यूट्यूब चैनल मोर देन एनीथिंग. एक्साइटेड दैट people are also passionate about sharing this with others as much as we are for our audience. And thanks a lot for inviting me here. Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.